नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जो सीएचओ के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, पूरा थ्योरी के माध्यम से और एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो 100% आपको 10 से 20 नंबर का फायदा एग्जाम में होने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि गठिया किसकी बीमारी होती है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका जोड़ होता है, जो कि आपके गांठों के बीच में जोड़ होता है, तो किस इस प्रकार से जो आपकी गांठ की हड्डी होती है, यहाँ पर जो जोड़ होता है, इसी पे पटल में आपके जो यहाँ से गठिया का मर्ज पकड़ता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ से जो आपका दर्द है वह जोड़ों का दर्द है। इसलिए राइट आंसर आपका जोड़ एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों, गठिया जोड़ों की बीमारी है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बता देना चाहते हैं कि गठिया के मुख्य लक्षण हमारे जोड़ों की सूजन और संवेदनशीलता होती है। गठिया के अन्य लक्षण जोड़ों में दर्द और कठोरता होती है, जो आमतौर पर उम्र के साथ खराब हो जाते हैं। गठिया तब होता है जब आपके शरीर के प्रतिरक्षक प्रणाली शरीर के ऊतकों पर हमला करती है। गठिया तो सामान्य रूप से दो प्रकार से होता है। तो दोस्तों, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गठिया की बीमारी होती है वह किस दो प्रकार की होती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि संधिशोथ और दूसरा रूमेटाइड गठिया। यहाँ से हमारे शरीर में दो प्रकार की गठिया के मरीज होते हैं। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद त्वचा से रिलेटेड जो आपके रोग होते हैं उसको आपको यहाँ से देख लेना है, जो कि आमतौर पर आपके मुहासे, खुजली, सोराइसिस आपके ये त्वचा से रिलेटेड जो रोग होते हैं। उसके बाद वृक्क की बीमारी, आमतौर पर सबसे ज्यादा किडनी रोग होता है। इसलिए यहाँ से आप सभी लोगों को इसको भी देख लेना है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, यह आपके वृक्क के जो बीमारी होती है उसको होता है। उसके बाद यकृत से बीमारी जो आपकी होती है, यकृत संक्रमण में सबसे आम प्रकार का है, जिसमें हेपेटाइटिस वायरस शामिल होता है। तो कुछ इस प्रकार से यकृत की बीमारी में आपके 3 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी 3 प्रकार के होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेत्र श्लेष्म शोथ मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित एक संक्रमण है। तो दोस्तों, यह जो आपका संक्रमण है यह आंख में होता है। इसलिए यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंख एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप सही लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि नेत्र श्लेष्मा एक पतली पारदर्शी श्लेष्म झिल्ली होती है। यह पलकों की आंतरिक सतह को रेखाबद्ध करती है और श्वेत पटल आंख का सफेद भाग को ढक लेती है और आंखों को नम करने में मदद करती है और प्रतिजैविक होती है जो संक्रमण को कम करती है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नेत्र श्लेष्म क्लोशोध का अर्थ नेत्र श्लेष्मा का सूजन भी यहाँ से होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका यह हो जाएगा। कुछ एडिशनल जानकारी आप सभी लोगों को यहाँ से दे देते हैं कि यहाँ से जो आपका यह होता है, यह कुछ कारण इसके क्या होते हैं। तो यहाँ से इसका कारण है आपका वायरस और बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण का सबसे सामान्य कारण रासायनिक शोभक के कारण और पारस्परिक नेत्र उपचार एवं एलर्जी के कारण ऐसा आप सभी लोगों का होता है। तो इसका जो प्रभाव होता है वह बहुत गहरा होता है, जो कि आंख लाल और तकलीफ देह होती है, पलकें आपस में चिपक जाती है, दृष्टि आमतौर पर प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ से आपको जो इसके प्रभाव है वो भी देखने को मिल गया होगा। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन 100% क्लियर करके चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उन दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए जो प्यूसिका से इसके हार्मोन्स के माध्यम से आदेश प्राप्त करने पर उसके हार्मोन का स्राव करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आउटू और वृषण एकदम करेक्ट यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि पीयूष ग्रंथि का शरीर की मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। इसलिए इसे कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करती है, जिसे आप यहाँ से सेला टर्टिका भी कहाँ से कह सकते हैं। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपको एकदम 100% इसको भी देखकर चलना है, जो कि यहाँ से आपके थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स से संबंध रहता है। इसलिए इसको भी यहाँ से आपको देख लेना है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। अतः अंतःस्रावी ग्रंथियां ओटू और विषण है जो पीयूषिका से इसके हार्मोन के माध्यम से आदेश प्राप्त करने पर अपने हार्मोन का स्राव करती हैं। तो कुछ इस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से और चित्र के माध्यम से भी यहाँ से कंफर्म हो रहेंगे कि यहाँ से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाती है, इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ से जो आपका अगला फैक्ट हो जाता है जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, यहाँ से आपके चित्र के माध्यम से पूरा क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इसको मेजर जो
आपके ग्लैंड्स हैं उसको यहाँ से देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर जो बीमारी है वह चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ की स्वच्छता का अधिकतम समय कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हाथ की स्वच्छता का जो अधिकतम समय होना चाहिए वह 20 से 30 सेकंड के मध्य हमें जो अपने हाथों को यहाँ से आसानी तरीके से धोना चाहिए। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से जो 20 से 30 सेकंड का समय हमें अपने हाथों को धोने के लिए देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार हाथों को धोने से कम 20 से 30 सेकंड का जो समय है हमें लेना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है। और हाथ धोने के प्रकार जो आपके सोशल हैंड वॉशिंग है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एसटीएस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे आया था। तो इसको यहाँ से आप देख लीजिए कि इसके 20 से 30 सेकंड तक इसकी अवधि होती है। उसके बाद एंटीसेप्टिक जो हैंड वॉशिंग, जिसे दोस्तों आप आज के समय में आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ से उपयोग किया जा रहा है, तो इसको भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यहाँ से दिख रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से, अस्थमा एक चिरकालिक विकार है जिसके कारण दोस्तों यहाँ से जो वायु मार्ग में सूजन आ जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इस दमा फेफड़ों के लिए वायु मार्ग की एक सूजन संबंधी बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है और मनुष्य में कुछ शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसके जो की पॉइंट है आप सभी लोग एक बार देख लीजिए कि इस बीमारी में बलगम के अत्यधिक उत्पादन के कारण फेफड़ों के वायु मार्ग बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। दमा के सबसे आम लक्षणों में घबराहट, सीने में जकड़न, थकान, खांसी, सांस में तकलीफ शामिल होते हैं और यह एक जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि घुमा फिरा कर इसी थ्योरी से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों निमोनिया क्या होता है। निमोनिया के एक संक्रमण है जिसके हवा की सूजन या दोनों फेफड़ों में होती है। यह बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीवों के कारण होता है। और क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, इससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि टीबी किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लीजिए कि यह एक संक्रामक बीमारी है जो हमारे फेफड़ों पर हमला करता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। तो आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पहले से तैयारी करके एक एक क्वेश्चन को क्लियर करके एग्जाम में जाना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो कोमा स्केल के न्यूनतम और अधिकतम अंक क्या है। तो दोस्तों जो इसका न्यूनतम अंक होता है दोस्तों वह आपका 3 होता है और जो अधिकतम अंक होता है वह 15 होता है। इसलिए दोस्तों आपको राइट आंसर ऑप्शन में दिख रहा होगा कि एकदम ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ग्लासगोमा कोमा स्केल एक स्कोरिंग प्रणाली है जिसका अधिकतम मस्तिष्क की चोट करने वाले व्यक्ति को चेतना के स्तर पर वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तीव्र मस्तिष्क की चोट के स्तर को देखने के लिए किया जाता है। यह आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि यह आपके जो मस्तिष्क के रिगार्डिंग इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है। इसलिए राइट आंसर में आपको इसको देख कर जाना है। और ग्लास को कोमा स्केल के अवयव क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो इसके अवयव होते हैं वह आँख का खुलना, प्रेरक अनुक्रिया और मौखिक जो अनुक्रिया होती हैं ये आपके इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा का कारण हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि हो जाती है, ये भी आपका एक कारण हो सकता है। जब रक्त का थक्का धमनियों में प्रवेश करता है, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो जब आप पर्याप्त रक्त दिल तक पहुंचता है तब भी इसका जो कारण है वह हो जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चारों क्वेश्चन आपके एकदम करेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ से दिल के दौरे का प्राथमिक उपचार किस प्रकार से किया जाता है, इसको भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए यहाँ से आपको धमनियों में होने वाले रक्त के थक्के, शरीर के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को वृद्धि, जब अपर्याप्त रक्त दिल तक पहुँचता है, दिल का दौरा पड़ने के लिए अन्य कारण हाइपोथर्मिया, डूबना और सदमा आदि प्रकार के यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप देख लीजिए कि एक हृदय एक पेशी अंग होता है जो रक्त को संचार प्रणाली के माध्यम से स्पंदित करता है। दिल के विस्तार और संकुचन द्वारा स्पंदन किया जाता है। हृदय का इसके कार्य को प्रभावित करने वाली कोई भी स्थिति हृदय रोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चिकित्सालय या वैज्ञानिक रूप से हृदय रोग को हृदय वाहिका रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सब लोगों के सामने यहाँ से है, रक्त आदान के लिए चयनित हुई गेज कौन सी होती है। तो दोस्तों यह जो आपके 18G की गेज की सुई होती है इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर 2 18G एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह आदर्श रूप से 18 गेज सुई का प्रयोग यहाँ से किया जाता है, जो कि रक्त आदान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका जो रंग होता है वह हरा होता है और प्रवाह की जो दर होती है दोस्तों वह आपके 90 मिलीलीटर प्रति मिनट के आधार पर यहाँ से होती है।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंजाइना पेक्टोरिस के प्रबंधन के लिए सूक्ष्म रूप से दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में नाइट्रोग्लिसरीन नाम की जो दवा होती है, इसको 100% यहाँ से उपयोग में लिया जाता है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो अवधारणा है एक बार आप देख लीजिए कि यह एक हृदय पेशियों में रक्त में प्रवाह में कमी के कारण ऐसा होता है। यह रोग गलन सहित हृदय पेशी स्थानिका अवरक्तता हो जाता है, और यह दो प्रकार से होता है, जो कि एक स्थिर कारण होता है और एक अस्थिर कारण होता है। इसलिए आपको दोनों को यहाँ से देख लेना है। हृदय स्थूल का उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसको भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो यह आराम या नाइट्रोग्लिसरीन को तुरंत राहत देता है, और एंटीप्लेटलेट्स, बाइट्रेट, बीटा अवरोधक, और यहाँ से जो आपके कैल्शियम चैनल अवरोधक, स्टेटिन्स और कैनोरनी एप्चियोडिप्लाइडी, यहाँ से आपका राइट आंसर एकदम करेक्ट माध्यम से यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, वर्मर सिंड्रोम को मापा जाता है। तो दोस्तों जो आपका वर्मर सिंड्रोम होता है, इसे मेन 01 भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए यह एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इसको भी एकदम 100% ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाने वाले थे, मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से और क्वेश्चन के माध्यम से कन्फर्म करके बताया। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी ऐसे वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है, उसको जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।